अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। जूट की कटाई और रेशा निकालने की उन्नत तकनीक। पॉली हाउस में फ्रेंच बीन की खेती करने का तरीका। प्रदेश के जिन किसानों ने जूट की खेती की है, उनकी फसल कटाई की योग्य तैयार हो चुकी है और कई किसान इसकी कटाई में लगे होंगे, लेकिन इसकी कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी बारीकी से काम करना पड़ता है, क्योंकि इन कामों पर की गई लापरवाही के कारण रेशों की क्वालिटी खराब हो जाती है और किसानों को इसका अच्छा दाम नहीं मिल पाता। इसलिए जूट की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक आप किन किन बातों का खास ख्याल रखें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जूट की खेती व्यापारिक इस्तेमाल के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। जूट का पौधा रेशेदार पौधा होता है, जिसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 10 फीट तक पाई जाती है और इसके पौधे को सड़ाकर इसके रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके रेशों का इस्तेमाल बोरे, दरी, टाट, तंबू, तिरपाल, रस्सियां, कपड़े और कागज इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जूट की फसल से अच्छी आमदनी हो, इसके लिए फसल की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रेशों की क्वालिटी पर ही इसका दाम निर्भर करता है। फिलहाल जूट की फसल कटाई योग्य हो गई है और कई किसान कटाई के काम में जुट गए। जूट के पौधों की कटाई टाइम पर की जानी जरूरी होती है, क्योंकि टाइम से पहले या बाद में इसकी कटाई करने से जूट की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है, जिसका असर इसकी पैदावार पर होता है। समय से पहले काटने पर जूट के रेशे छोटे बनते हैं, जबकि देरी से काटने पर रेशे मोटे और कमजोर हो जाते हैं और जड़ों का विकास अधिक हो जाता है, जिससे रेशों की ग्रेडिंग खराब हो जाती है। इससे किसानों को हजारों रुपए का प्रति क्विंटल की दर से नुकसान भी होता है। कुछ किसान इसकी कटाई ना कर इसे जड़ सहित उखाड़ लेते हैं, जिससे रेशों की क्वालिटी खराब होने की आशंका बनी रहती है। जूट की फसल की परिपक्वता की पहचान के कई मानक हैं। पहला, फसल की अवधि। आमतौर पर जूट की फसल बुआई के 120 से 130 दिन यानी लगभग 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। ये अवधि किस्मों पर भी निर्भर करती है। इस प्रकार फसल की कटाई के समय को किसान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फसल परिपक्वता की दूसरी पहचान है पौधों की अवस्था।
पाट के पौधों में जब फूल आने लगे या कलियां बनने लगे तब फसल की कटाई करना उचित रहता है। तीसरा है पाट पौधों के तनों में खुरदुरापन आना। जब पौधों के तनों में खुरदुरापन आने लगे और तनों का रंग हल्का भूरा होने लगे तब ये समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। कटाई के दौरान कुछ सावधानी को बरतना भी जरूरी है, जिनमें प्रमुख है कटाई के लिए उपयुक्त औजार का प्रयोग। आमतौर पर किसान पौधों की कटाई किसी भी औजार से करते हैं, लेकिन कटाई के लिए हमेशा तेज धार वाले हंसिए का प्रयोग करना चाहिए और पौधे की कटाई तने को थोड़ा तिरछा लेकर करनी चाहिए। तने की तिरछी कटाई करने से पौधों के सड़ने में मदद होती है। उचित टाइम पर कटाई करने के बाद इसके पौधों की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान असमान लंबाई वाले पौधों को अलग करके उनके अलग अलग बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं, जिससे हर बंडल में एक समान लंबाई वाले पौधे बच जाते हैं। उसके बाद इन बंडलों को 2 से 3 दिन तक खेत में पत्तियों के सूखने तक छोड़ दिया जाता है। पत्तियों के सूखने के बाद उन्हें झाड़ दिया जाता है। तनों के बंडलों का पेड़ या बांस के सहारे खड़ा करके सुखाना चाहिए। पौधों को सड़ाना। जूट की पौधों की कटाई के बाद उन्हें सड़ाकर रेशे निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके फसल को किसी अच्छे पानी वाले तालाब पर ले जाते हैं। पौधों को सड़ाने के लिए धीमी गति से बहते हुए जल स्रोत का चयन करें, जिसका तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो। ध्यान रखें कि जिस जल स्रोत का चयन करें उसकी गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। पानी में पौधों को सड़ाने के लिए इस प्रकार डालें कि वो पानी की मध्य सतह पर रहे। पौधों को दबाने के लिए अक्सर मिट्टी या केले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पाट के रेशों में दाग बन जाते हैं और क्वालिटी खराब होने लगती है। जब पाट के पौधों को सड़ाने के लिए तालाब में डालते हैं तब उस पर क्राइजप सोना नामक जीवाणु का छिड़काव कर देना चाहिए। ये पौधों को सड़ाने में काफी मदद करता है। पौधों से रेशे निकालना। पानी में बंडलों को 20 से 25 दिन तक डुबोने के बाद उन्हें बाहर निकालें। इसके बाद इन सड़े हुए पौधों से रेशों को निकालकर उन्हें बहते हुए पानी में धोकर साफ कर लें। रेशों को साफ करने के बाद उन्हें किसी लकड़ी पर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सुखाते रहें। तेज धूप में रेशों को सुखाने के दौरान उन्हें बार बार उलटते पलटते भी रहें, ताकि रेशे अच्छे से सूख जाएं और उनमें नमी की मात्रा ज्यादा न रहे, क्योंकि नमी ज्यादा रहने पर रेशे खराब हो जाते हैं। इसके रेशों को सुखाने के बाद इन्हें बंडल के रूप में संग्रहित कर लें, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बिखरे हुए रेशों में गुणवत्ता की कमी हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं, जिनका बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलता। जूट की खेती लगभग 5 महीने की होती है। इसके पौधों की उचित देखभाल कर इसकी 1 हेक्टेयर खेती से 30 से 35 मन पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसान भाई एक बार में लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। आजकल कृषि क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आज किसान पॉली हाउस में वे मौसमी सब्जियों की खेती कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो सब्जियां पहले आती हैं उनका दाम अधिक मिल जाता है। ऐसी ही एक फसल है फ्रेंच बीन, जिसकी खेती किसान पॉली हाउस में कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज से।
किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताना चाहता हूँ जिस फसल का नाम है फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन एक ऐसी फसल है जो ज़्यादातर ठंडे मौसम में उगाई जाती है और इसकी दो प्रकार की किस्में होती हैं, एक बौनी किस्में और एक लंबी बढ़वार वाली किस्में। सबसे पहले तो ये एक फसल ऐसे मौसम में उगाई जाती है जिस समय मौसम आपका ठंडा है। तो इसको हमने जो हम पॉली हाउस में लगाते हैं तो इसको अगस्त से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप अगस्त एंड में इसको लगाते हैं तो भी इसकी बढ़वार जो होती है वो अच्छी हो जाती है। अगस्त एंड में लगाकर आपको लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर इसके अंदर फ्लावरिंग आ जाती है और 2 महीने के अंदर इसके अंदर फ्रूट बनना चालू हो जाता है। तो इस फसल में जो मैंने आपको बताया कि लंबी किस्में होती हैं और बौनी किस्में होती हैं, तो लंबी किस्म में जो वैरायटीज़ आती हैं उसके अंदर केंटुकी वंडर है या SVM1 है या लक्ष्मी है। उसके अलावा जो एक प्राइवेट कंपनी का हाइब्रिड है उसको हमने यहाँ पर लगाया हुआ है जिसका नाम है मोरालेडा। फ्रेंच बीन की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। अच्छे जल निकासी वाली जीवांश युक्त बलुई दोमट से लेकर दोमट मिट्टी जिसका pH मान 6 से 7 के बीच हो, फ्रेंच बीन की खेती के लिए अच्छी होती है। इसके लिए सबसे पहले पॉली हाउस में मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा कर जमीन से उठी क्यारियां बनाएं। क्यारियों को बनाते समय इनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और क्यारियों की चौड़ाई लगभग 1 मीटर रखें। इसके बाद क्यारियों पर ड्रिप लाइन बिछाएं। और जब हम पॉली हाउस में बनाते हैं तो हम 1 मीटर चौड़ा जो है बेड बनाते हैं। 1 मीटर चौड़ा बेड बनाने के बाद तो उसके अंदर गोबर की गली सड़ी खाद जो है वो उसके अंदर मिलाई जाती है। मिलाने के बाद साथ में ही कुछ फर्टिलाइज़र भी मिलाए जाते हैं जिसमें DAP हो गया, SSP हो गया, MOP हो गया या और कुछ यूरिया भी हम मिला सकते हैं। बीज की दर जो होती है वो बौनी किस्मों में ज़्यादा बीज की ज़रूरत होती है क्योंकि उसके अंदर बीज दर ज़्यादा होता है, लगभग 70 किलो के आसपास, 70 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें बौनी किस्मों में बीज लगता है। जबकि जो लंबी बढ़वार वाली या पोल बीन जिनको बोला जाता है उसके अंदर लगभग 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर के हिसाब से बीज की ज़रूरत होती है। तो दूसरा, जब बेड तैयार हो जाता है, बेड तैयार करने के बाद हम उसके अंदर हल्की सिंचाई करते हैं बेड के अंदर बीज बोने से पूर्व, क्योंकि इसकी बीज की बुआई डायरेक्ट होती है। इसको क्यारी बनाने की या नर्सरी तैयार करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा बीज जो है आपने बेड के ऊपर लगाना है। तो बीज लगाने से पूर्व आपने बेड के ऊपर हल्का सा सिंचाई जो है हल्की सिंचाई आपने देनी है और सिंचाई करने के बाद जब नमी हो आपके खेत में तब उसके बीजों को आपने लगाना है। फ्रेंच लाइन के बीज को खेत में लगाने से पहले उन्हें कार्बेंडाजिम या थीरम दवा से उपचारित कर लें। इसके बाद बीजों को बनाई गई क्यारियों में बोएं। इसके बीज से बीज की दूरी 20 सेंटीमीटर और कतार की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखते हुए बोनी करें। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद फसल को कीटों से बचाने के लिए नीम आधारित कीटनाशक दवा का छिड़काव करना सही रहता है। लगाने के बाद जब इसके बढ़वार चालू होती है तो इसको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़मीन पे आप अगर इस बीन्स को छोड़ेंगे तो इसकी जो क्वालिटी होती है, फलों की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं आती है और बीमारियां आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस फसल को जब ऊपर चढ़ाना है तो ऊपर चढ़ाने के लिए हम रस्सियों का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक की रस्सियाँ हो गई या नाइलॉन की रस्सियाँ जो होती हैं, हम सीधे इनको ऊपर चढ़ाते हैं और ऊपर चढ़ाने के बाद इसको रस्सी के सहारे लपेटते जाते हैं ताकि ये फसल जो है ग्रोथ करती रहे। इसकी फसल की जो मैक्सिमम हाइट वो 4 से 5 मीटर तक चली जाती है। 12 फीट आप एवरेज मान के चलें कि इतनी ऊंचाई तक ये फसल जो है चली जाती है। यूं तो फ्रेंच बीन दलहनी फसल है, लेकिन नत्रजन स्थिरीकरण के लिए नोड्स नहीं बनते हैं, इसलिए फसल में नत्रजनीय उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। चूँकि पॉली हाउस में ड्रिप लगी रहती है, इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। तो ड्रिप इरिगेशन के तहत हम जो फर्टिलाइज़र, जो घुलनशील फर्टिलाइज़र जैसे NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19, उसकी मात्रा लगभग 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसकी मात्रा को हम हफ्ते में 2 बार इसकी ड्रिप इरिगेशन से छोड़ते हैं ताकि इसकी फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट जो ज़रूरत है वो पूरी हो सके। दूसरी बात ये आती है कि अगर इसके अंदर कटाई छटाई जब हम करते हैं, जब बीच में फसल में पत्तियाँ पीली पड़ जाएँ या
ख़राब हो जाए पत्तियां तो उसकी कटिंग भी हम करते हैं। जो ज़मीन से सटी हुई पत्तियां हैं उसके 3 से 4 नोड तक हम उसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने से ऐसा होता है कि जो पानी के छींटे से या मिट्टी के साथ जो लग के पत्तियां जो ख़राब हो जाती हैं उससे हम पौधे को बचा सकते हैं, बीमारी को फैलने से बचा सकते हैं। पॉली हाउस में खरपतवारों का प्रकोप कम होता है, फिर भी पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए समय समय पर निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। साथ ही भूमि में नमी की कमी होने पर निश्चित अंतराल पर ड्रिप द्वारा सिंचाई करें। पॉली हाउस में फ्रेंच बीन की लंबी बढ़ने वाली किस्मों की खेती की जाती है, इसलिए पौधों की बढ़वार अवस्था पर इनको सहारा देना चाहिए। दूसरा जो सिंचाई जो हम इसके अंदर करते हैं, सिंचाई हमें लगातार अंतराल पे करनी चाहिए, क्योंकि ये जो फसल है इसकी जड़ें काफ़ी उथली होती है, यानी ज़मीन के आसपास ही होती है, बहुत ज़्यादा गहरी इसकी जड़ें नहीं होती। तो ऐसी फसल में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि आप ज़्यादा पानी ना दें, पानी जितना ज़रूरत है पौधे को उतना ही पानी दें। दूसरी बात आती है कि इसमें बीमारियों का प्रकोप या कीटों का प्रकोप कितना रहता है। बीमारियां भी कई प्रकार की बीमारियां हैं जो इसके अंदर आती है। अगर आपको ऐसे पत्ते आपके पौधों के ऊपर दिखाई दें तो उस अवस्था में आप कार्बेंडाजिम या मैनकोजेब का जो स्प्रे है वो आप करें 10 दिनों के अंतराल पर। दूसरा आता है कीटों का प्रकोप। अगर जो कीट आपकी फसलों में लग रहे हैं, ज़्यादातर एफिड जो माहू या चैपा जिसको बोला जाता है वो लगता है। रेड स्पाइडर माइट जिसको लाल मकड़ी भी बोला जाता है, वो उसका भी प्रकोप इस फसल के अंदर ज़्यादा रहता है। तो ऐसी बीमारियों से या ऐसे कीटों से बचने के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड जो एक दवाई है उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसके स्प्रे के लिए 1 मिलीलीटर 1 ml दवाई को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर आप छिड़काव करेंगे तो उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है और अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। अब आती है इसकी तुड़ाई की बात। तो इसकी तुड़ाई जो होती है वो लगभग 60 से 70 दिन के बाद चालू कर सकते हैं और इसकी तुड़ाई काफ़ी लंबे दिनों तक चलती है, काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलती है। एक बार फल बनने के बाद इसकी 3 से 4 महीने, अगले 3 से 4 महीने इसकी तुड़ाई लगातार चलती रहती है। तो आशा है कि आप लोग पॉली हाउस में या फिर ओपन फील्ड में इस फसल की खेती जब करेंगे तो आपको अत्यधिक मुनाफा होगा। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप मुर्गी पालन से जुड़े हैं और कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपको मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके आहार में बढ़ती गई लापरवाही के कारण मुर्गियों की बढ़वार प्रभावित होती है, जिससे अंडा और मांस उत्पादन कम होता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए मुर्गियों का आहार प्रबंधन कैसे करें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील प्रसाद से। आज हम मुर्गियों में ख़ास तौर से संतुलित आहार की बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि संतुलित आहार है क्या। संतुलित आहार इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हर जीव जंतु को एक संतुलन के लिए एक उम्र के हिसाब से, जैसे कोई बच्चा है तो उसे प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, कोई बड़ा है तो उसे कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीज़ हमारे भोजन में उपलब्ध होता है और उसे हम उसी हिसाब से देते हैं। कि अगर आप अंडे देने वाली मुर्गियां रख रहे हैं तो उसमें 3 प्रकार का दाना दिया जाता है। पहला
स्टार्टर जो कि 2 महीने तक दिया जाता है। दूसरा दाना जो होता है वो बढ़वारी दाना कहा जाता है, यानी कि ग्रोअर। तो ग्रोअर दाना कहते हैं, जिससे कि मुर्गियों का शरीर का बनावट बढ़वार उससे होता है, और ये हम कम से कम 9वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक देते हैं। तीसरा प्रकार का जो दाना होगा वो है लेयर दाना। तो लेयर दाना में क्या है कि अब मुर्गियां 20 सप्ताह के बाद अंडे देना प्रारंभ करती हैं, तो उसके दाने में हमें कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अंडे का छिलका जो बना होता है वो कैल्शियम का बना होता है। तो हमें इस प्रकार के एक संतुलित आहार बनाने की आवश्यकता होती है, जिसमें से पहला है चिक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 50 किलोग्राम, सोयाबीन मील 16 किलोग्राम, खली 13 किलोग्राम, मछली का चूरा 10 किलोग्राम, राइस पोलिस 8 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। दूसरा राशन है ग्रोवर या वर्धक राशन। इस राशन को बनाने के लिए मक्का 45 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 12 किलोग्राम, मछली का चूरा 7 किलोग्राम, राइस पोलिस 18 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम और नमक आधा किलोग्राम मिलाकर बनाते हैं। तीसरा है लेयर राशन। यह 20 से लेकर आगे के सप्ताह तक दिया जाता है। इसे बनाने के लिए मक्का 48 किलोग्राम, सोयाबीन मील 15 किलोग्राम, खली 14 किलोग्राम, मछली चूरा 8 किलोग्राम, राइस पॉलिश 11 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 3 किलोग्राम और नमक आधा किलो मिला करके बनाते हैं। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर ब्रॉयलर मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो उसमें 2 तरीके का दाने की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर जगह पर अभी जैसे ब्रॉयलर पालन हो रहा है, तो वहाँ संतुलित आहार देने के लिए तो स्टार्टर और फिनिशर 2 तरह की बात हमने कहा। तो आजकल बाज़ार में जो रेडीमेड दाना खिला रहे होंगे उनके पास प्री स्टार्टर करके भी आता है। तो स्टार्टर दाना या प्री स्टार्टर दाना जो चूज़ों को देते हैं, तो इससे क्या होता है कि इससे बढ़वारी बढ़ती है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इस तरीके का दाना देने की ज़रूरत है। और आप 3 सप्ताह तक इसे देने के बाद आप चौथे सप्ताह से आप फिनिशर दाना देने लगते हैं। तो फिनिशर दाना में क्या होता है कि प्रोटीन की मात्रा कम होती है और एनर्जी यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसी प्रकार से इनका निर्धारण किया जाता है। मुर्गियों के लिए दिन के 24 घंटे पानी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके दरबे में और मैदान में 2 से 3 स्थानों पर पानी पीने के लिए स्थिर बर्तन रख सकते हैं। मुर्गियों को हमेशा स्वच्छ और ताजा पानी पिलाएं ताकि मुर्गियों की बढ़वार ठीक से हो सके। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव हेसल, जिला रांची के गंगा प्रसाद ने। आपने सरगुजा की उन्नत खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज सरगुजा के बारे में बताना चाहूँगी, जिसे किसान भाई चाहे हमारे झारखंड में इसे रामतिल या जटंगी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक प्रमुख तिलहनी फसल है और एक पारंपरिक फसल भी है जिसको हम बोलेंगे, जिसमें किसान हमारे पारंपरिक तरीके से मैंने काफ़ी दिनों से इसे लगाते आ रहे हैं। इस मौसम में जैसे अभी बारिश की कमी है, झारखंड में बारिश हो नहीं रही है, तो वैसे ये में किसान भाई अच्छा विकल्प है सरगुजा को अगर ले तो, जिससे कि खेत खाली ना रहे और अच्छी आमदनी ले सकते हैं।
खेत की जैसे अभी समय है धान का वो शायद लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, पर ऊपरी ज़मीन में या टार ज़मीन में अभी भी खेत खाली है। तो मैं चाहूँगी किसान भाइयों से कि लोग अभी खेत की तैयारी कर लें, जिसमें एक दो गहरी जुताई कर लें, पाटा चला लें और जितने भी खरपतवार हैं उन्हें निकाल लें, जिससे कि 1-2 सप्ताह में वे लगा सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए देसी हल या कल्टीवेटर के द्वारा खेत की 2 बार गहरी जुताई कर पाटा लगा दें और इसके साथ ही जमीन की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अंतिम जुताई के पूर्व लगभग 2 से 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में समान रूप से मिला दें। इसमें है 45 केजी यूरिया और 130 केजी MOP और 130 केजी SSP और 30 केजी MOP डाला जाता है। और यूरिया की आधी मात्रा सोइंग के समय और आधी मात्रा बाद में डालते हैं। जो आधी मात्रा बच गया है उसे हम 20 या 25 दिन में टॉप ड्रेसिंग के तौर पर डाल सकते हैं। तो सरगुजा में सबसे पहले प्रभेद का बात होता है, कौन सा प्रभेद ले, बीज कहाँ से लाएं। तो हमारे विश्वविद्यालय बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 4 वेराइटी सेंट्रल लेवल से विकसित की गई है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी चलता है और झारखंड में भी है, जिसमें बिरसा नाइजर 1, 2, 3 और पूजा विकसित की गई है, जिसकी उपज क्षमता बहुत अच्छी है, करीब 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और समय है इसका मैच्योरिटी पीरियड लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाता है। तो किसान भाई यहाँ की वैरायटी को उपयोग में ला सकते हैं। सामान्य तौर पर बीज दर बुआई की विधि पर निर्भर करती है और सरगुजा की कतारों में बुआई करने पर 5 से 6 किलोग्राम साफ एवं स्वस्थ बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। वहीं छिड़काव पद्धति से बुआई करने पर 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। फसल को शुरुआती अवस्था में रोगों एवं कीटों के प्रभाव से बचाने के लिए बीज को उपचारित करना चाहिए। इसके लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करना चाहिए। सरगुजा में इसमें सोइंग की जो लगाने की विधि है वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि किसान ऐसे ही छींट देते हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अगर छींट भी रहे तो उसे बालू मिलाकर करे, जिससे पौधे की दूरी मेंटेन रहे और पौधे अच्छे से विकसित हो। अगर किसान भाई लाइन से लाइन करते हैं तो 30 सेंटीमीटर की दूरी होती है, लाइन से लाइन की दूरी, और प्लांट टू प्लांट है इसका 10 सेंटीमीटर। हाँ, उसके बाद लगाने के बाद खरपतवार अगर आता है तो कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार निकाई गुड़ाई कर सकते हैं, जिससे पौधे अच्छे से विकसित होंगे और इसकी अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।